अध्यक्ष महोदय, आज इस पवित्र सदन में अनुदान की मांग संख्या 37 कृषि और मांग संख्या 39 पशुपालन में चिकित्सा पर सार्थक चर्चा हुई। कृषि से संबंधित 208 तथा पशुपालन में चिकित्सा से संबंधित 190 कटौती प्रस्ताव प्राप्त हुए। मैं आपके माध्यम से सदन के सभी सदस्यों को आश्वस्त करता हूं कि 24 घंटे के अंदर अंदर सभी के जवाब भिजवा दिए जाएंगे। माननीय सभापति महोदय, कुल 35 माननीय सदस्यों ने आज चर्चा में भाग लिया और अपने अमूल्य सुझाव सदन के सामने रखे। मैं उन सभी माननीय सदस्यों का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं और विश्वास दिलाता हूं कि आपके सुझावों पर गौर करके किसानों और पशुपालकों के हित में जो निर्णय लिए जा सकते हैं, विभाग उन पर अमल कर आगे बढ़ने का काम करेगा। अध्यक्ष महोदय, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य है। यहाँ का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 3 करोड़ 42 लाख हेक्टेयर है। राज्य का मुख्य व्यवसाय कृषि है। राज्य में खेती मुख्यतः वर्षा पर निर्भर करती है। प्रदेश में खरीफ की फसल सामान्यतः 140 से 160 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में बोई जाती है और रबी की फसलों की बुआई सामान्यतः 70 से 95 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में की जाती है, जिसमें लगभग 60-65 लाख हेक्टेयर क्षेत्र सिंचित है। राज्य में खरीफ के अंतर्गत 90% क्षेत्र में बरानी फसलें बोई जाती है, जो पूर्णतः वर्षा पर निर्भर है। सभापति महोदय, कृषि विभाग और पशुपालन विभाग, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। और जैसा कि माननीय सदस्य पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से जो सुझाव आए, और मैं ये मान के चलता हूं कि देश की आज़ादी के बाद जितनी मजबूती के साथ में इस प्रदेश को और देश को खड़ा करने का काम किया, वो किसान वर्ग ने किया। और मुझे खुशी है इस बात की कि कोरोना काल के अंदर भी जीडीपी को रोकने का काम, विकास की गति को आगे बढ़ाने का काम इस प्रदेश के किसानों और देश के किसानों ने किया। मैं किसी भी प्रकार की दलगत राजनीति में नहीं जाता, पर यह जरूर कहूंगा कि जितने भी माननीय सदस्यों ने सुझाव दिए वो सभी किसान वर्ग से हैं, और यहाँ जितने भी सदस्य बैठे हैं, मैं मानता हूं कि सभी का कहीं न कहीं किसान परिवारों से वास्ता है। हमारे विभाग की जितनी भी योजनाएं हैं, प्रदेश में जितनी भी योजनाएं चलती है, वो भारत सरकार के सहयोग से चलती है, जिनमें 5 मुख्य योजनाएं हैं और ये 60-40 के रेशो में चलती है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, राष्ट्रीय कृषि विस्तार एवं तकनीकी मिशन, राष्ट्रीय टिकाऊ खेती मिशन, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। इन योजनाओं के अंदर हम हमारा प्लान बना के भारत सरकार को देते हैं। भारत सरकार 60-40 के रेशो में जो भी वो मंजूर पैसा करते हैं, उसको जिलों में हम लागू करते हैं। अन्य स्कीमों में जो योजनाएं हैं वो राज्य सरकार की है, करीबन 19 योजनाएं हैं। उस मध्य में भी कृषि के क्षेत्र में पैसा खर्च किया जाता है। माननीय सभापति महोदय, वर्तमान स्थिति में किसान भी 3 प्रकार के हो गए हैं। पुराने जमाने में परंपरागत खेती की बात सभी लोगों ने कही, और ये बात सही थी कि हमारे संसाधन सीमित थे, उतने संसाधन नहीं थे जितने आज हैं। उस जमाने में बैलों से खेती होती थी, नागौर के बैल प्रसिद्ध थे, ऊंटों से खेती होती थी, कहीं भैंसे भी काम में लिए जाते थे। पर समय और शिक्षा के साथ में जो परिवर्तन आया और किसान पुत्र जब शिक्षा ग्रहण करके आगे बढ़ने लगे, तो निश्चित तौर पे किसानों के परिवारों में भी, खेती में भी परिवर्तन आया। मैं आज ये कह सकता हूं कि किसान भी 3 प्रकार के हो गए हैं। एक हलदारी किसान है, जो पहले बैलों से खेती करते थे, उन्होंने ट्रैक्टर ले लिए। आज जितनी भी बुआई जुताई की जाती है, वो किसान अपने ट्रैक्टर रखता है, चाहे वो लोन पे ले या अपने खुद के पैसे से ले, पर ज़्यादातर उपयोग ट्रैक्टरों का हो रहा है।
और ट्रैक्टर से बुआई जुताई की जा रही है और उसके साथ में वो आधुनिक संसाधन भी काम में लेता है। दूसरे किसान है छत्ताधारी। ये वो किसान हैं जो खेत में तो जाते हैं, जिनके बड़े बड़े फार्म हाउस हैं, पर दूसरे लोग खेती करते हैं वहाँ, और उनसे वो खड़े खड़े दिन भर मजदूरी करवाते हैं। और वो भी एक खेती का तरीका है, और वो खेती भी अभी प्रदेश में चल रही है। तीसरे हैं बंगलाधारी किसान, जो सवे खेतों पे नहीं जाकर उन्होंने मुनीम रख रखे हैं, बड़ी बड़ी फर्में हैं, और वो मुनीम जाके साइड देख के आते हैं कि दिन में 4 मजदूर लग रहे हैं, 5 लग रहे हैं, और जो भी लेखा जोखा जमा खर्च उनको किसानी से करना होता है वो उससे करते हैं। राजस्थान में लगभग 60% हलदारी किसान हैं, जो लघु और सीमांत की श्रेणी में आते हैं, जिनके पास मात्र 2 हेक्टेयर तक की ज़मीन है। छत्ताधारी किसान 8 से 10% हैं, जो खेत में जाकर छत्ता लगाए खड़े रहते हैं, और मात्र आधा 1% बंगलाधारी किसान है, जो कहने के लिए दिखावा मात्र है और जो जमा खर्च करते हैं। सभापति महोदय, हम सभी को पता है कि राजस्थान की जो भौगोलिक स्थिति है वो अलग अलग तरह की है। एक तरफ हमारे पास हनुमानगढ़ और गंगानगर जैसी जिले हैं, इधर कोटा, बूंदी, झालावाड़ हैं। एक तरफ हमारे बाड़मेर, जैसलमेर, सिरोही, सांचौर, पाली, अजमेर, ये पूरा इलाका है। इधर अपन पूर्व की तरफ देखें तो अलवर, भरतपुर। तो ये जो भौगोलिक स्थिति है उसके अनुसार सब जगह खेती की जाती है। सभापति महोदय, राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने इसी बजट सत्र में कहा कि अगली बार कृषि का अलग बजट पेश किया जाएगा, जो अपने आप एक नई पहल है, और कई हमारे साथियों ने उसका स्वागत भी किया है। सभापति महोदय, खेती के लिए मुख्य रूप से 4-5 बातें मैं सदन को कहना चाहूँगा। पहला है कि हम बरसात के पानी का संरक्षण करें, क्योंकि हमारे सामने जो चुनौती है वो सबसे पहले खेती जब होगी जब आपके घर में उस खेत में पानी होगा। पानी तो पीने के लिए नहीं है। भारत सरकार भी चिंतित है, राज्य सरकार भी चिंतित है, और अलग अलग योजनाएं बनाई जा रही है पीने के पानी की। तो खेती जब हो, जब पानी हमारे पास प्रचुर मात्रा में हो, उसके लिए हमारे को खेती के लिए हमारे फार पौंड, पुराने तालाब, हमारी नदियों में जहाँ रुकावट है, इन सब को हम वो करके पानी बचाने का काम करें। और प्रदेश की सरकार इसमें काम कर भी रही है, और मैं ये कह सकता हूँ कि आने वाले समय में लगातार, मैं पिछली सरकार को भी इसके लिए बधाई देना चाहता हूँ कि उस टाइम के तत्कालीन मंत्री सैनी जी ने बहुत अच्छा काम किया कृषि के क्षेत्र में। मैं उनकी कई योजनाएं देख के आया हूँ। पर वर्तमान सरकार ने फार्म पौंड, डिग्गी ये बनाने का जो काम हाथ में लिया, और पिछली सरकार का जो बकाया था उसको पूरा करने का काम, और नई योजनाएं लाके पानी को संचित करने का काम किया, ताकि लोग ड्रिप से और फव्वारा पद्धति का ज़्यादा उपयोग लें, और उससे हमारी जोत भी बढ़ी है। नागर साहब बैठे हैं, इनके दूधू क्षेत्र में पिछले 5-7 साल में काफ़ी जोत बढ़ी है, लोगों को अच्छा मुनाफा हुआ। मैं जाके आया हूँ वहाँ, इधर कैकड़ी, मालपुरा। दूसरा है सिंचाई की उपलब्ध जल सिंचाई का कुलतम उपयोग, कि हम ज़्यादा से ज़्यादा उसका उपयोग करें। तीसरा, किसान की खेती के कार्यों में दक्षता बढ़ाने के लिए आधुनिक मशीनरी का प्रयोग करें। सभापति महोदय, हमारे लिए खेती के लिए वर्तमान समय में सबसे अहम है। एक जमाना था, और आप तो खुद भी जानते हैं कि सीकर के अंदर बरसात से पहले जब हल चलते थे, एक आधी कोई बारिश हो जाती थी तो ऊँटों से हल जोतते थे, फिर ट्रैक्टर आए तो ट्रैक्टरों से 5-5 जोत करके फिर बिजाई होती थी। पर आधुनिक समय में, वर्तमान समय में नए नए जो संयंत्र आए हैं, जैसे रोटावेटर है, तो आप 5 जोत करो या एक बार रोटावेटर लगाओ, और उस रोटावेटर में एक सीडल और लगा दी। अभी ये नया प्रयोग अभी पंजाब के किसानों ने किया है कि नीचे रोटावेटर चलेगा और पीछे बिजाई होती जाएगी उसी ट्रैक्टर से और उसी मशीन से, ताकि वो 5 जोत जो किसान करता था उसकी जगह वो एक ही जोत में अपना काम चलाए। तो उससे किसान का पैसा भी बचेगा, डीजल का पैसा भी बचेगा,
उसकी मेहनत भी कम लगेगी। तो ये जो नवाचार दुनिया में, प्रदेश में, देश में हो रहे हैं, उसको अपनाने का काम किसान करे ताकि उसकी कम लागत में ज़्यादा पैदावार हो सके। चौथा है लागत कम करने के लिए खेती में गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत सोलर पावर को बढ़ाना। सभापति महोदय, भारत सरकार पैसा दे रही है, राजस्थान सरकार भी उसी रेशो में पैसा खर्च कर रही है, और ये इतना बढ़िया काम है कि हम सबसे ज़्यादा काम यदि हमको आगे जाके करना है तो सोलर पैनल पे करना है, सौर ऊर्जा पे करना है। और सौर ऊर्जा भी आजकल इस तरह के सब पैनल आ गए हैं सभापति महोदय, आज से 3-4 साल पहले केवल लोग छतों पे लगा के बिजली, लाइट जलाने, पंखा चलाने का काम करते थे। अभी वर्तमान में जो सोलर पैनल आए हैं उसमें कुएं का ट्यूबवेल चलेगा, उसी सोलर पैनल से कुट्टी काटने की मशीन जो पशुओं के लिए चारा काटते हैं वो भी चलेगी, उसी सोलर पैनल से आटा चक्की भी चलेगी, उसी सोलर पैनल से आजकल हमारी माताएं बहनें छाछ भी मशीन से बनाती हैं, वो पुराने ज़माने बिलोना वाला है नहीं, तो उसी सोलर पैनल से छाछ की मशीन भी चलेगी। यानी कि उसी सोलर पैनल से 4-5 काम किसान के परिवार में होंगे। इससे फ़ायदा क्या होगा कि उससे जो बिजली का खर्च आता था उसकी सीधी सीधी बचत होगी, और जितनी भी लागत लगे आने वाले कुछ ही सालों में उस लागत को किसान पूरा करके उसका लंबा उपयोग कर पाएगा। पांचवा है खेती के परंपरागत तरीकों के साथ साथ आधुनिक तकनीकी जैसे ग्रीन हाउस, शेड नेट हाउस, मल्च, लो टनल एवं हाइड्रोपोनिक्स खेती को बढ़ावा। सभापति महोदय, ये जो तकनीकियाँ हैं मेरे ख्याल से बहुत से ज़्यादातर माननीय सदस्य जानते हैं, गाँव में आजकल खूब लग रहे हैं। ग्रीन हाउस भी लग रहे हैं, शेड नेट हाउस भी लग रहे हैं, मल्च और लो टनल। सभापति महोदय, ये किसानों के लिए रामबाण सिद्ध हो रहे हैं। अभी सर्दी पड़ी, कड़कड़ाती सर्दी में यदि किसान जागरूक है और समझता है तो लो टनल का काम उपयोग करके वो अपनी फसल को बचा सकता है। और जब मार्केट में अच्छा भाव रहे, क्योंकि सीजन में इतना फर्क हो जाता है सब्जियों में इसमें कि एक बार मार्केट में अचानक सब्जियां एक साथ आ जाती है तो भाव गिर जाते हैं, पर किसान इतना समझदार हो गया है कि वो सर्दी में पहले बीज लगा के और लो टनल से उसको ढक देता है, और जैसे ही थोड़ी गर्मी आती है तो उसको निकाल देता है, तो सब्जी तुरंत तैयार मिलती है और मार्केट में अच्छा भाव मिलता है। इन चीज़ों पे हमको लगातार मेहनत करनी होगी। मैं विभाग की तरफ से विश्वास दिलाता हूँ, ये जितने भी तरीके खेती के हैं, निश्चित तौर पर आने वाले समय में किसान की आय बढ़ेगी। हाइड्रोपोनिक्स एक नया कंसेप्ट आया है विदेश से, और इसकी सबसे पहले जो यूनिट लगी है वो दिल्ली के पास में लगी है, मैं वहाँ जाके आया हूँ। करीबन 16 करोड़ की लागत से 4 एकड़ के अंदर उन्होंने यूनिट लगाई है नीदरलैंड सरकार की तरफ से। अध्यक्ष महोदय, इसमें तो 100% पानी की बचत है। उनमें जो पानी भी काम में आता है वो वापस से रिसाइकिल होता रहता है, और अपने जो जूट आता है नारियल का ऊपर वाला छिलका, उसमें पौधे लगा के और वो पानी चलता रहता है और उसमें न्यूट्रिशन वो डालते रहते हैं, और जितना पानी उसको चाहिए उतना वो पौधा ले लेता है। बाकी पानी जैसे उसके नाली से नीचे जाएगा रिसाइकिल होकर दोबारा उसमें आता रहेगा। पर अभी इसकी लागत थोड़ी महंगी है। अभी हाल ही में डेनमार्क के राजदूत जयपुर आए थे, उन्होंने पशुपालन और इस दोनों पे सीएम साहब से बात करी। मैंने उसमें सुझाव दिया है कि हमारी जो जोबनेर यूनिवर्सिटी है उसमें दोनों के वो छोटी लागत के मॉडल तैयार करके दें, ताकि हम किसानों को दिखा सकें कि ये भी एक खेती का नया तरीका है। सभापति महोदय, कृषि के क्षेत्र में राजस्थान के कृषकों द्वारा किए जा रहे प्रयासों से कृषि क्षेत्र में राज्य ने देश में नए आयाम स्थापित किए हैं। राजस्थान में देश में विभिन्न फसलों के उत्पादन में अपना एक विशेष स्थान रखता है। राज्य में बाजरा, सरसों, पौष्टिक अनाज, गंवार, इसबगोल तथा मेहंदी उत्पादन में प्रथम स्थान पर है।
राज्य दलहन, तिलहन, जीरा, मेथी, लहसुन तथा सौंफ उत्पादन में द्वितीय स्थान पर है। राज्य सोयाबीन, अजवाइन, धनिया तथा मसालों के उत्पादन में तीसरे स्थान पर है। हमारे किसान राज्य को कृषि में अग्रणी बनाने की विलक्षण क्षमता रखते हैं। अध्यक्ष महोदय, इसमें एक बात और कहना चाहूँगा, ये जो विलक्षण क्षमता वाला मामला है, इसमें मैं उन 3 किसानों के नाम कोट करना चाहूँगा जिनको अच्छी खेती और परंपरागत खेती के लिए भारत सरकार ने 2020 में और 2019 में पद्म श्री दिया है। जो राजस्थान के 3 किसान हैं, सुंडाराम वर्मा दातारामगढ़ सीकर के हैं, आप तो शायद जानते होंगे, सीकर जानता हूं, इनको पद्म श्री मिला है। दूसरे हैं हुक्मचंद पाटीदार निवासी मानपुरा झालावाड़, इनको भी पद्म श्री मिला है। और तीसरे फिर सीकर के हैं आपके, और अध्यक्ष महोदय उनका नाम है जगदीश चंद पारिक, वो भी लगा। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि किसानों में जो जागृति आई है और जिसके परिणाम है, अध्यक्ष महोदय, पद्म श्री मिलना कोई छोटी बात नहीं है किसान परिवारों को। और भारत सरकार ने 20 और 19 में दिए हैं। हमारा सपना है कि हमारे प्रदेश का किसान कृषि में नवीन तकनीक अपनाकर खुशहाली के मार्ग पर आगे बढ़े। सदन को ये जानकर हर्ष होगा कि कृषि राज्य सरकार की प्राथमिकता रही है। हमारी सरकार ने कृषि क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया है। वर्ष 2018-19 में कृषि विभाग की स्कीम संशोधित बजट प्रावधान में 2111 करोड़ 96 लाख था, जो 2020-21 के संशोधित बजट में बढ़कर रुपये 3646 करोड़ 72 लाख हो गया। अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, हमारा सपना है कि हमारे प्रदेश का किसान कृषि में नवीन तकनीक अपना खुशहाली के मार्ग को आगे बढ़े। सदन को यह जानकर हर्ष होगा कि कृषि राज्य सरकार की प्राथमिकता रही है। ये वही आंकड़े दोबारा फिर आगे सर। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रधानमंत्री फसल बीमा के बारे में बात करना चाहूँगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा में वर्तमान सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 एवं 20-21 में अब तक 4,295 करोड़ रुपए के राज्यांश प्रीमियम का भुगतान किया गया है, जिसमें गत सरकार के समय के 1,135 करोड़ रुपए के बकाया दायित्व का भी भुगतान किया गया है। योजना में रबी 19-20 तक के समस्त राज्यांश प्रीमियम राशि का भुगतान बीमा कंपनियों को कर दिया गया है। करीब 2020 में बीमा कंपनियों द्वारा 1,735 करोड़ रुपए की राज्यांश प्रीमियम की मांग के विरुद्ध आज दिनांक तक 980 करोड़ रुपए के राज्यांश प्रीमियम का भुगतान बीमा कंपनियों को कर दिया गया है। शेष राज्यांश भुगतान प्रक्रियाधीन है। हमारी सरकार के कार्यकाल के दौरान जनवरी 2019 से अब तक 56,95,000 किसानों को राशि रुपये 8,483 करोड़ के बीमा क्लेम का भुगतान करवाया गया है, जो कि अपने आप में एक नवीन कीर्तिमान है। वर्तमान राज्य सरकार कृषकों के हितों के प्रति पूर्णतया सजग है। इसी के मद्देनजर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत 2020-21 में राज्यांश प्रीमियम मद में 2,303.22 करोड़ रुपए का बजट उपलब्ध कराया गया है, जो कि आज तक का सर्वाधिक है। अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री फसल बीमा आज सुबह से माननीय कई सदस्यों ने बात उठाई और सरकार का ध्यान आकर्षण किया कि वर्तमान समय में, अध्यक्ष महोदय, मेरे पास नाम है, ओलावृष्टि हुई है कोटा, बारा, झालावाड़ और जिन जिलों में हुई है, वहाँ तुरंत प्रभाव से हमने जितनी भी बीमा कंपनियां थी, वहाँ के जिलाधीश महोदय, कृषि विभाग के अधिकारियों को कह दिए गए। बार बार ये बात उठी कि पटवारी हड़ताल पे हैं, ये बात सही है, पर उसके अलावा भी हमने व्यवस्था कराई है। और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो नियम बने हुए हैं, जो 72 घंटे का टाइम है, उसमें उनका आकलन होगा और जैसे जैसे रिपोर्ट आएगी हम राज्यांश जमा कराएंगे और किसानों को तुरंत राहत देंगे। क्योंकि माननीय कई विधायकों ने चिंता व्यक्त की कि इसको तुरंत लाभ मिलना चाहिए, और ये बात भी सही है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, इसीलिए कृषकों को समय पर बीमा क्लेम का भुगतान कराए जाने के उद्देश्य से 2019-20 एवं 2020-21 में कृषक कल्याण कोष से 1,750 करोड़ रुपए अतिरिक्त उपलब्ध कराए गए।
करीब 2018 में बीमित क्षेत्रफल 46,34,000 हेक्टेयर था, जो कि करीब 2020 में बढ़कर 73,34,000 हो गया। करीब 2019 तथा अभी 2019-20 में राज्य में मोबाइल ऐप के द्वारा 1,49,000 से अधिक फसल कटाई प्रयोग किए गए, जो कि पूरे देश में सर्वाधिक है। इससे विवादों में कमी आई तथा समय समय पर किसानों को बीमा क्लेम का भुगतान सुनिश्चित हुआ। अध्यक्ष महोदय, मैं ये भी कहना चाहूँगा, ये जो प्रक्रिया है जो हमने अपनाई है, इनमें माननीय पाली वाले जो सदस्य हैं, इनका काफ़ी बड़ा योगदान रहा है। ये लगातार भारत सरकार के उसमें रहते हैं। एक नया प्रयोग हमने किया है ताकि इसमें हमको फसल कटाई प्रयोगों में काफ़ी लाभ हुआ है। प्रधानमंत्री फसल बीमा के विभिन्न क्षेत्रों में राज्य द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्यों के लिए भारत सरकार द्वारा प्रशस्ति पत्र भी दिया गया है। इस मौके पर मैं सदन के सभी माननीय सदस्यों को कहना चाहूँगा कि खेती करना जिसका काम है, मेहनत उसकी पहचान है। बिना मेहनत के खेती हो नहीं सकती। अध्यक्ष महोदय, विभाग ने माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 19-20 के बजट में घोषणा की थी कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की तर्ज पर हम किसानों के लिए ईज ऑफ डूइंग फार्मिंग की दिशा में पहल करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी के इस विजन को साकार करने के लिए सिंगल विंडो के रूप में एक इंटीग्रेटेड पोर्टल राज किसान साथी विकसित किया गया है। इसमें कृषि उद्यानिकी, कृषि विपणन विभाग, कृषि विपणन बोर्ड, बीज निगम, बीज प्रमाणीकरण संस्था आदि शामिल किए गए हैं। अध्यक्ष महोदय, इसमें हमने काफ़ी बड़ा काम किया है और जितने भी हमारे विभाग की योजनाएं हैं उनको सबको हमने भारत सरकार के जो पोर्टल है उनको साथ जोड़ने का काम किया है, ताकि बार बार स्कीमों में जो विसंगतियाँ आती है, जो सबसे बड़ी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, कृषि विपणन के मामले हैं, बीज निगम के मामले हैं, इनमें हम आने वाले 2-3 महीनों में जब ये पूर्ण रूप से विकसित हो जाएगा तो मैं ये मान के चलता हूँ कि किसानों की अरे जो बार बार जो विसंगतियाँ होती है कि भारत सरकार के पोर्टल पे ये विसंगति है, इसकी ये शिकायत है, उसकी वो शिकायत है, ये करीबन ख़त्म हो जाएगी। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं सदन को बताना चाहता हूँ कि इस पोर्टल के माध्यम से कृषि विभाग ने संपूर्ण आवेदन प्रक्रिया को सुगम एवं पेपरलेस बनाया है। अब किसान को अपने घर से ही नज़दीकी ई मित्र से जनाधार के जरिए आवेदन की सुविधा उपलब्ध होगी। दूर दराज के गांव में रहने वाले हमारे किसानों को ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने के बाद अब विभाग के कार्यालयों में चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं होगी। वह ऑनलाइन अपने आवेदन पत्र की स्थिति में जा सकता है। साथ ही आवेदन पत्र की विभिन्न स्थितियों की जानकारी आवेदक के मोबाइल पर SMS के माध्यम से दी जा सकती है। हम उसमें सूचना देने का भी काम करेंगे। किसी ने तारबंदी के लिए हमारे को उसमें अप्लाई किया तो हम उसकी वरीयता सूची बताएंगे, कितना टाइम लगेगा, ये सारी चीज़ें उसमें रहेगी। इस पोर्टल के माध्यम से व्यक्तिगत लाभ की योजनाएं जैसे फार्म पॉन्ड, डिग्गी, जल हौज, कृषि पाइपलाइन, फव्वारा ड्रिप स्प्रिंकलर, मिनी स्प्रिंकलर, बीज उत्पादकों का पंजीकरण, कृषि यंत्रों के लिए अनुदान, कृषि में अध्ययनरत छात्राओं को शिक्षा हेतु प्रोत्साहन राशि आदि योजनाओं का ऑनलाइन किया जा चुका है। अब तक राज किसान साथी पोर्टल पर 1,17,000 से ज़्यादा आवेदन विभिन्न गतिविधियों के लिए प्राप्त हो चुके हैं। कृषि विपणन बोर्ड की कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी योजना, भारत अनुदान योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन की सुविधा भी प्रारंभ की जा चुकी है। हमारे किसानों को बीज, खाद और कीटनाशक उपलब्ध कराने वाले दूर दराज के गांव और कस्बों के व्यापारियों को उर्वरक, कीटनाशक व बीज के लाइसेंस, ये भी एक बहुत बड़ा झमेला था सर। हमेशा व्यापारियों की शिकायत रहती थी कि कृषि अधिकारी परेशान कर रहे हैं, लाइसेंस रिन्यूअल नहीं कर रहे, और वो चक्कर लगाते रहते थे कृषि विभाग के। अब वो ऑनलाइन अप्लाई करेंगे और ऑनलाइन ही उनको लाइसेंस दे दिया जाएगा, ताकि जिस प्रकार की विसंगतियां रही है वो आगे इसमें नहीं रहे। उनको पंजीकरण के लिए भी सुविधा विकसित की जा चुकी है। किसानों को विभागीय योजनाओं की जानकारी प्रदान करने के लिए राज किसान सुविधा मोबाइल ऐप, जैविक उपज क्रेता विक्रेता के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण है। आज जैविक खाद और जैविक रसायन की अपन ने बात की, उसके लिए बहुत जरूरी है कि जैविक उपज के क्रेता विक्रेता के लिए राज किसान जैविक मोबाइल ऐप तथा टिड्डी के हॉपर्स के सर्वेक्षण व निगरानी के लिए भी मोबाइल ऐप विकसित किया गया है। टिड्डी दल तो आपने तो देखा ही, आपके चूरू तक पहुंच गया था। और सभापति महोदय, टिड्डी पे जितना काम भारत सरकार के साथ में मिलकर राजस्थान के
कृषि विभाग ने किया, उसी के परिणाम है कि आज हम टिड्डी को ख़त्म कर पाए। बहुत बड़ा चैलेंज था। पूरा राजस्थान कवर होने के बाद में मध्य प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और गुजरात तक टिड्डियों ने मार की। पर मैं ये भी कहना चाहूँगा कि भारत सरकार ने हेलीकॉप्टर उपलब्ध कराए, ड्रोन उपलब्ध कराए और हमने पूरे प्रयास किए और हमने 18 करोड़ रुपए लगा के रसायन फ्री देने का काम किया। और जितने भी जिला कलेक्टर से उनको कहा कि ट्रैक्टर उपलब्ध करके जो माउंटेड स्प्रे मशीनें हैं उनके द्वारा भी टिड्डियों को मारने का काम किया। और उसमें दोनों ने मिलकर जो सफलता पाई, उसी का परिणाम है कि आज राजस्थान से टिड्डी गायब है। उर्वरक एवं बीज की गुणवत्ता परीक्षण के लिए भी नमूनों के आहरण से लेकर उनकी प्रयोगशाला में जांच कर रिपोर्ट उपलब्ध कराने तक के लिए बारकोड आधारित राज एग्री QC मोबाइल ऐप विकसित किया गया है। इस ऐप के माध्यम से अब तक 14,000 के लगभग नमूने लिए जा चुके हैं। कृषि एवं संबंधित विभाग के 10,000 से अधिक कार्मिकों का पंजीकरण पोर्टल पर किया जा चुका है तथा इन समस्त कार्मिकों के सेवा अभिलेख का विवरण ऑनलाइन किया जा चुका है। राज्य किसान साथी पोर्टल को ई मित्र, प्रधानमंत्री किसान सम्मान पोर्टल, प्रधानमंत्री किसान सम्मान पोर्टल से भी सभापति महोदय इसको जोड़ा गया है। जन आधार पोर्टल, आधार पोर्टल, पे मैनेजर पोर्टल, ई धरती पोर्टल आदि से इंटीग्रेट किया जा चुका है। अध्यक्ष सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि डिजिटल क्रांति जो पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी की देन है का लाभ प्रदेश के किसानों को मिले, इसके लिए हम भरपूर प्रयास कर रहे हैं। टिड्डी के बारे में तो मैंने बोल ही दिया। टिड्डी नियंत्रण के लिए राज्य सरकार के प्रयासों की और भारत सरकार के प्रयासों की और रह गया, अभी बोल देते कर रहा हूं सर। टिड्डी नियंत्रण के लिए राज्य सरकार के प्रयासों की और भारत सरकार चेतावनी संगठन के प्रयासों की संयुक्त राष्ट्र संघ के विश्व खाद्य एवं कृषि संगठन के वरिष्ठ अधिकारी श्री कीथ किसमैन ने भी प्रशंसा की है कि हम टिड्डी को प्रदेश में खत्म कर पाए। अध्यक्ष महोदय, पिछले वर्ष कोविड महामारी के कारण हुए लॉकडाउन के दौरान भी कृषकों को सरकार द्वारा राहत प्रदान करने के उद्देश्य से अनेक कदम उठाए गए। खेती हर मजदूरों की कमी के कारण किसानों को फसल कटाई में परेशानी नहीं हो, इसी दृष्टिकोण से कोविड-19 महामारी के सख्त लॉकडाउन के दौरान भी पड़ोसी राज्यों से समन्वय स्थापित कर फसल कटाई हेतु कंबाइन हार्वेस्ट की राज्य में निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित की गई। करीब 2020 के दौरान कोविड-19 के चलते कृषकों को राहत के उद्देश्य से 10,90,000 कृषकों को संकर मक्का बीज मिनीकट, 8,21,000 कृषकों को संकर बाजरा बीज मिनीकट कृषकों को निःशुल्क वितरित किए गए। अध्यक्ष महोदय, कोविड महामारी के दौरान विभाग ने एक नया नवाचार करते हुए टेफे कंपनी के सहयोग से प्रदेश के 30 जिलों में 27,379 लघु एवं सीमांत किसानों को 1 अप्रैल 2020 से 31 जुलाई 2020 तक 1,03,016 घंटों की निःशुल्क ट्रैक्टर व कृषि यंत्रों की सेवाएं उपलब्ध कराएगी। ये टेफे कंपनी ने कोरोना के अंदर सरकार की मदद करी ताकि किसानों को उसको निःशुल्क किया गया। अध्यक्ष महोदय, कृषि विभाग द्वारा रिक्त पदों की भर्ती हेतु प्राथमिकता से कार्यवाही करते हुए 2020-21 में कृषि पर्यवेक्षक के 1,941 पदों पर नियुक्ति दी जा चुकी है तथा 882 पदों की भर्ती हेतु राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा विज्ञप्ति जारी की जाकर योग्य अभ्यर्थियों से दिनांक 17/3/21 तक आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। सहायक कृषि अधिकारी के 287 पदों पर चयनित अभ्यर्थियों के नियुक्ति आदेश जारी किए जा चुके हैं तथा 176 पदों की भर्ती हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा समीक्षा परीक्षा आयोजित की जा चुकी है। सांख्यिकी अधिकारी के 12 पदों व सहायक सांख्यिकी अधिकारी के 26 पदों पर चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति आदेश जारी किए जा चुके हैं। इसके साथ ही कृषि अन्वेषक के 70 पदों की भर्ती हेतु राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा भर्ती परीक्षा आयोजित की जा चुकी है। कृषि अधिकारी के 57 रिक्त पदों की भर्ती हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा समीक्षा परीक्षा आयोजित की जा चुकी है। अनुसंधान संवर्ग के विभिन्न 77 पदों की भर्ती हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा समीक्षा परीक्षाओं का आयोजन किया जा चुका है। विभाग में कनिष्ठ सहायक के रिक्त पदों को भरने हेतु प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए सभी 102 चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति आदेश जारी किए जा चुके हैं तथा अन्य 38 पदों की भर्ती हेतु अर्थना प्रशासनिक सुधार विभाग को भिजवाई जा चुकी है।
विभाग में शीघ्र ही लिपिक 3 एवं वाहन चालक के 18 रिक्त पदों की भर्ती हेतु अर्थनाएँ राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को भिजवाई जा चुकी है। इस प्रकार कृषि विभाग में 2368 विभिन्न पदों पर चयनित अभ्यर्थियों के नियुक्ति आदेश जारी किए जा चुके हैं तथा 1409 पदों पर भर्ती की कार्यवाही भर्ती एजेंसियों के स्तर पर प्रक्रियाधीन है। अध्यक्ष महोदय, कस्टमर हायर सेंटर के बारे में कई माननीय सदस्यों ने अपनी बात कही। माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के कुशल नेतृत्व में हमारी सरकार द्वारा लघु व सीमांत कृषक उन्नत कृषि उपकरणों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए कृषि उपकरण किराए पर उपलब्ध कराने हेतु गत 2 वर्षों में 426 कस्टम हायरिंग सेंटर की स्थापना की गई। वित्तीय वर्ष 2020-21 में बजट घोषणा के अंतर्गत सहकारिता विभाग के माध्यम से 98 क्रियाशील एवं सक्षम क्रय विक्रय सहकारी समितियों, ग्राम सेवा सहकारी समितियों पर कस्टम हायरिंग सेंटर की स्थापना की गई। अध्यक्ष महोदय, पहला नवाचार किया गया है। इसमें जो GSS और KVSF ने उनके अंदर हमने ट्रैक्टर और संसाधन उपलब्ध कराए कि गांव का कोई भी गरीब आदमी कम रेट पे ट्रैक्टर ले जाए, अपनी जुताई करे और उस ट्रैक्टर को सेंटर पे खड़ा कर दे, या GSS वाला कोई ड्राइवर रखे अपने यहाँ, और यदि वो रेगुलर उस ट्रैक्टर को चलाता है गांव में और उसी क्षेत्र में, तो निश्चित तौर पे जो कई माननीय सदस्यों ने कही कि किसानों को कृषि यंत्रों पे पूरा अनुदान देना चाहिए, उसी के तहत हमने पहला प्रयोग किया है। करीबन 98 सेंटर हमने चालू किए हैं। इस बजट में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने उनको बढ़ाने की बात भी की है। हमारी सरकार द्वारा 2 वर्षों में किसानों को 18,632 कृषि यंत्र अनुदान पर उपलब्ध कराए गए हैं। राज्य में विगत 2 वर्षों में किसानों को 53,73,000 मैट्रिक टन यूरिया तथा 17,32,000 मैट्रिक टन DAP उपलब्ध कराया गया है। रबी 19-20 में रिकॉर्ड बुआई क्षेत्र 1,13,00,000 हेक्टेयर होने के बावजूद भी यूरिया उर्वरक की कमी नहीं होने दी गई। इस प्रकार राज्य के किसानों को पर्याप्त मात्रा में उर्वरक की उपलब्धता सुनिश्चित की गई। राज्य में मांग के अनुरूप उर्वरक की पर्याप्त आपूर्ति एवं अग्रिम भंडारण हेतु कुल 2,13,000 मैट्रिक टन यूरिया एवं 87,000 मैट्रिक टन DAP का भंडारण किया गया है। मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना के तहत विगत 2 वर्षों में 5,900 कृषक बीज उत्पादक समूह द्वारा 2,23,000 क्विंटल बीज उत्पादित करवा कर 2,97,000 किसानों को लाभान्वित कराया गया है। अध्यक्ष महोदय, अब जल प्रबंधन पे वर्तमान सरकार के कार्यकाल में जल प्रबंधन के तहत नहरी क्षेत्रों में 4,120 डिग्गियां, सिंचित क्षेत्र में 1,116 जलहौज, वर्षा जल के संग्रहण हेतु 8,233 फार्म पॉन्ड का निर्माण कराया गया है एवं कुओं से खेत तक होने वाली जल के अपव्यय को बचाने के लिए 16,975 किलोमीटर लंबी सिंचाई पाइपलाइन स्थापित कराई गई है। वर्ष 2020-21 में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना अंतर्गत केंद्रांश व राज्य कम प्राप्त होने के कारण सामान्य श्रेणी अंतर्गत 4,173 फार्म पॉन्डों की राशि 31 करोड़ 5 लाख रुपए 5 लाख राज्य मद से व्यय किए जाने की स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा दी जाकर जिलों को आवंटन किया जा चुका है एवं भुगतान किया जा रहा है। सभापति महोदय, वर्ष 2018-19 में निर्मित 4,120 डिग्गियों का अनुदान भुगतान केंद्रांश राशि के अभाव में लंबित चल रहा था। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा 2020-21 में राज्य मद से राशि रुपये 92 करोड़ 20 लाख स्वीकृत कर जिलों को आवंटन कर दिया गया, जिसका भुगतान कृषकों को किया जा रहा है। बस खत्म कर रहा हूँ। ये अध्यक्ष महोदय, पुरानी सरकार का मामला था और टारगेट से ज़्यादा फार्म बॉन्ड बन गए थे गंगानगर, हनुमानगढ़, इधर उनका पेमेंट केंद्र सरकार ने यह कह के मना किया। हमने बार बार संपर्क किया तो उन्होंने कहा जब टारगेट था ही नहीं तो आपने योजना भेजी, उसका पैसा हम दे चुके हैं, अब आप अपने हिसाब से कितने बनाओ। तो अब उसका ये फैसला लिया गया है कि राज्य मद से हमने 50 करोड़ का भुगतान तो कर दिया, टोटल 92 करोड़ 20 लाख है, मंजूर 92 करोड़ ही कर दिए, 50 लाख का भुगतान जा चुका है और 42 करोड़ का भुगतान प्रक्रियाधीन है, वो भी कुछ ही दिनों में किसानों को मिल जाएगा। सभापति महोदय, अब माननीय सदस्य जितने बोले हैं उनके मैं नाम बोल देता हूं। मैंने सबका लिखा है, खुद ने नाम बोल देता हूं। सबसे पहले तो आप ही बोले, तो आप तो मेरे साथ चलना है विधानसभा के बाद में। मैं खेती करता हूं नहीं करता हूं, मैं मेरे फार्म हाउस पे लेके चलूंगा आपको और वहीं बैठ के खाना खिलाऊंगा और आपको जो सब्जियां कहोगे वो तोड़ तोड़ के खिलाऊंगा। और वहाँ मेरे पास 3 तरह के मुर्गे भी हैं।
कड़कनाथ। माननीय सभापति महोदय, नरेंद्र नागर जी ने जैविक खेती की बात करी और ये बात सही है सभापति महोदय कि हम जितने भी सदस्य यहाँ मौजूद हैं, जिस प्रकार से कैंसर महामारी का रूप ले चुका है, हमारे को परंपरागत खेती पे आना ही चाहिए। आदमी कितना ही संपन्न हो, कितनी धन दौलत हो, पर जिस प्रकार से ये कैंसर बढ़ रहा है उसमें जैविक खेती की तरफ ध्यान देना आवश्यक है। इसका प्रचार और प्रसार करने के लिए हमारे विभाग ने पूरी मेहनत कर रखी है और मैं तो माननीय सदस्य भी कहना चाहूँगा कि हम जनप्रतिनिधि हैं, हम सब जगह गाँव में जाते हैं, हम लोगों को समझाएं। एक साल पहले मुझे एक 80 साल के किसी किसान ने, मैं भाषण दे रहा था गांव में, तो पकड़ के उन्होंने मुझे कहा कि भाया पे रेठी ना दूँ। मैं क्या बात होगी कि आज से 35 साल पहले तुम जो दूसरे नेता आते थे वो कृषि परियोजना को लेके आते थे और हमारे को ये कहा कि DAP का उपयोग करो, यूरिया का उपयोग करो, पोटास दो और यूरिया इतनी बार दो। तो कि मैं जवान था तो मैंने सारा उपयोग किया और वही कृषि पर्यवेक्षक अब रिटायरमेंट के नज़दीक है, मेरे गांव में पोस्टिंग हो गई उसकी। वो कहता है कि जैविक खेती का उपयोग करो, अरे कि ये गोबर काम में ले हो, गौमूत्र काम में ले हो, तो क्या आदमी करे क्या ये तो बताओ तुम। तो ये बात सही है, उस किसान मेरे भी ये बात जमी कि मैं तो उस टाइम था नहीं, पर वो कह रहे हैं कि मेरी उम्र उस टाइम खेती लायक थी, आज मैं। अब आप लोग ये समझा रहे हो कि साहब जैविक खेती का उपयोग करो, गोबर की खाद काम में ले हो, अच्छे बीज काम में ले हो, तो कि ये तो पहले हम कर ही रहे थे। पर आप लोगों ने शिक्षा के साथ में जो किया कि यूरिया डालो, DAP डालो, ये डालो, वो डालो, तो हमने डाला, पैदावार भी बढ़ी। पर अब आप ही कह रहे हो कि साहब कैंसर बढ़ गया उन्हीं चीज़ों से। तो ये जैविक खेती के बारे में नागर साहब का जो बढ़िया सुझाव था, हम इस पर काम कर रहे हैं। पद्माराम जी चौटन, आपने ऋण माफ़ी की बात करी है। नारायण सिंह जी देवल साहब रानीवाड़ा, आपके सुझाव मेरे पास है। हाकिम अली जी, बलवीर लूथरा जी, डिग्गियों के बारे में आपने बात कही है, खालों के निर्माण के बारे में आपने बात कही है। रूपाराम जी जैसलमेर, इनका तो वही मामला है, भेड़ बकरी और ऊँट वाला। अमीन खान जी ने भी कहा। ऊँट के बारे में सभापति महोदय मैं कहना चाहूँगा, नेता प्रतिपक्ष बैठे हैं, हमने एक कमेटी बनाई है और ये बात सही है कि ऊँटों की हालत यही रही तो आने वाले समय में ऊँट तो प्रदेश से ख़त्म हो जाएंगे। तो मैं आप लोगों से सुझाव चाहूँगा और वो सुझाव आप भेजें तो उस कमेटी में हम जो फैसला लें उसके बाद में आपको अवगत कराया जाएगा। पर निश्चित तौर पे ऊँट पालकों के लिए बहुत बड़ा संकट है। हमने उनका पैसा भी बंद कर दिया था। अब नई कार्य योजना बनाई है 23 करोड़ की RKVY से, वो जल्दी हम लागू करके, और उनको जो 10,000 रुपये मिलते थे वो तो उनको मिले। और उसके बाद गधों का तो मेला ही बंद हो गया, वो तो आपके टाइम ही बंद हो गया था उस टाइम। वो यहीं बढ़ता था, एक गधे भी गायब कर दिया, वो भी गायब कर दिया आपने। वो ऊँट गायब हो रहे हैं, वैसे वो गायब हो गए लूने आवास में। चंद्रकांता जी ने भी अपने अच्छे सुझाव दिए हैं। टेल पे पानी नहीं मिल रहा, शुगर मिल बंद पड़ी है। आलोक बेनीवाल जी, आपके सुझाव भी हैं। धर्मेंद्र कुमार मोची जी, पीलीबंगा, लक्ष्मण जी बस्सी, सबके ले रहा हूँ सर। सुरेश सिंह जी रावत पुष्कर, हरिचंद मीना जी, दक्षीराम जी रेवदर, पानाचंद जी मेघवाल, श्रीमती कल्पना जी लाटपुर कोटा, बलवान पूनिया जी, आपने तो केवल कृषि पे बिलों पे भाषण दिया है। अशोक खंडार जी, कालूराम जी डग साहब, चेतन चौधरी जी, रूपाराम जी मकराना साहब, जय हो तेजा जी महाराज की। आपने भी हाँ सुनाए साहब इन्होंने तेजा जी के। जोगाराम जी कुमावत सुमेरपुर, है सर। दिव्या मदेना जी ने शुरुआत की, वो बढ़ाएंगे सर। कन्हैयालाल जी मालपुरा, बाबूलाल जी नागर साहब, कह रहा हूँ सर। बिहारी लाल जी नौका, अमीन खान जी, संतोष जी, सयम लोढ़ा जी और नारायण बेनीवाल जी, बलजीत यादव जी, गणेश गोगरा जी, रमीला खड़िया जी, आप सभी के मैंने नोट किए हैं। अब मैं पशुपालन के बारे में भी
2 मिनट बोल देता हूँ अध्यक्ष महोदय। इनके बहुमूल्य सुझावों को शामिल कर लेना आप। है सर। राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में पशुपालन की महत्वपूर्ण भूमिका है। लघु एवं सीमांत किसानों, कृषि श्रमिकों एवं ग्रामीण गरीब लोगों की बहुत बड़ी संख्या लाभप्रद रोजगार हेतु पशुधन पर आश्रित है। वर्ष 2019 की पशु गणना के अनुसार राज्य में 5,66,00,000 पशुधन तथा 1,46,00,000 कुक्कुट संपदा है। प्रदेश का काफ़ी बड़ा भाग मरुस्थलीय एवं जनजातीय बाहुल्य पर्वतीय क्षेत्र है। राज्य में स्वदेशी पशुधन के लिए प्रसिद्ध यहाँ के नागौरी बैल, जिनकी बात नागौर वाले कर रहे थे, नागौरी बैल, गीर, राठी, थारपारकर व कांकरे गायें, मलानी घोड़े, बीकानेर एवं जैसलमेर ऊँट, जखराना, सिरोही एवं मारवाड़ी नस्लों की बकरियां तथा चोकला, मारवाड़ी, नाली एवं पूंगल नस्ल की भेड़ें अपने आप में एक विशेष स्थान रखती है। देश में पशुधन संख्या के आधार पर राजस्थान का द्वितीय स्थान है। ऊन उत्पादन में प्रथम व दुग्ध उत्पादन में देश में द्वितीय स्थान पर है। देश के कुल दुग्ध उत्पादन का लगभग 12% व बकरा मांस का 35% एवं ऊन का 30% उत्पादन राज्य में होता है। राज्य की कुल सकल घरेलू उत्पाद आय में 11% का योगदान है। अध्यक्ष महोदय, ये मैं पहले बता चुका हूँ कि यदि वर्तमान समय में खेती करनी है और जिस जैविक खेती की बात हो रही है उसके लिए पशुपालन बहुत जरूरी है। पर इसमें भी किसान परिवारों की जो टूटत हुई है, एकल परिवार हो गए। पुराने ज़माने में परिवार इकट्ठे रहते थे तो 2-4 लोग मिलकर खेती का काम करते थे, पशुधन का काम करते थे। इसके लिए भी हमारे को कोई नीति बनानी पड़ेगी कि जो जैविक खेती है उसकी बातें तो हम करते हैं, पर उसके लिए गोबर, गोमूत्र और जितनी हरी पत्तियां उनको गला के तो प्रयोग में लिया जाए, उसी से हम हमारी उर्वरक क्षमता को बढ़ा पा सकते हैं। इस प्रकार हमने कई स्कीमें पशुपालन में चला रखी है और राज्य में ऊँट के बारे में मैंने बता दिया। प्रदेश में बर्ड फ्लू रोग की रोकथाम के नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई है तथा समय समय पर पर्याप्त प्रबंध करते हुए इसका सफल नियंत्रण कराया गया है, जिससे इस रोग को मुर्गियों में आने से रोका जा सके और मुर्गी पालकों को आर्थिक हानि से बचाया जा सके। सर, ये बहुत बड़ी समस्या आ गई थी अभी पिछले कुछ दिनों में पहले। तो भारत सरकार के माननीय पशुपालन मंत्री महोदय से मैंने खुद ने बात करी और उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि एक लैब हम, क्योंकि हमारे सैंपल हम बाहर भेजते थे, तो उन्होंने कहा कि आप इसका एक पूरा वो बना के भेजो DPR, और मुझे उन्होंने आश्वस्त किया कि आने वाले समय में एक लैब हम जयपुर में स्थापित करेंगे। क्योंकि जिस प्रकार से ये बर्ड फ्लू फैला तो कोरोना साथ में था ही, और जिस प्रकार से मीडिया में खबरें आई तो एक बार पूरी घबराहट हुई पूरे प्रदेश में, ये नई तरह का मामला एक होने जाए। वो तो ठीक रहा कि वो समय रहते वो बर्ड फ्लू खत्म हो गया। खत्म करूँ या और बोलूँ? गधे के बारे में बता दो। क्योंकि मुझे खुद को पता है कि मुझे भी शादी में जाना है और कई लोग मुझे पहले कह चुके हैं कि भैया मांग पारित करवाओ। गधों की नस्ल के बारे में बता दो। अब मैं उन सभी मान्य सदस्यों का आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने अपने बहुमूल्य सुझाव विचार इस सदन में रखे। हमारी सरकार का भरपूर प्रयास रहेगा कि जो कुछ किसानों व पशुपालकों के हित में संभव है वह प्रदेश में लागू हो। साथ ही में कोरोना महामारी के विपत्ति काल में कृषि एवं पशुपालन विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा की गई सेवाओं के लिए उनका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं एवं मैं उन समस्त जनप्रतिनिधियों और मीडिया के उन सभी साथीगण को साधुवाद देना चाहता हूं जिन्होंने कोविड-19 से लड़ाई लड़ने में अपनी सार्थक भूमिका का निर्वहन किया। सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से निवेदन करता हूं कि मांग संख्या 37 कृषि और मांग संख्या 39 पशुपालन एवं शिक्षा को पारित किया जावे। कोई घोषणा वगैरह नहीं है क्या? प्रश्न ये है कि मांग संख्या